आज का डेट हो गया हमारा 15 अक्टूबर 2025। टॉपिक हमारा क्या है? एसएसटी है। और एसएसटी में हम लोग क्या ले रहे हैं? पॉलिटी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पॉलिटी। ये हम लोग जेटेट के लिए कर रहे हैं, तो जेटेट के लिए कर रहे हैं तो ये हम लोग नीचे से चल रहे थे ना। नीचे से चल रहे तो मौलिक अधिकार और कर्तव्य खत्म हो गया, संसदीय सरकार खत्म हो गया। लोकतंत्र में समानता को चल रहा था टॉपिक। तो लोकतंत्र में समानता में हम लोग केंद्र सरकार वाला पढ़ लिए हैं कि केंद्र सरकार में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक का इसका दिया गया है समानता रखने के लिए, है ना। और इसी बीच में अब उसको खत्म किए। अब हमको देखना है कि जब हमको लोकतंत्र में समानता है, तो लोकतंत्र में समानता का मतलब हम भले रह रहे हैं कहाँ? भारत में। कहाँ रह रहे हैं? भारत में। लेकिन भारत साथ हम झारखंड में भी तो रह रहे हैं। तो झारखंड क्या हमारा एक राज्य है ना। तो भैया, दिल्ली वाला तो नहीं ना आके पूछ रहा है कि तुमको समानता यहाँ ट्रीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है झारखंड वाला। तो झारखंड का नियम भी जानना होगा ना कि क्या वह हमारे साथ समानता कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक राज्य जो है जब कानून बनाता है, तो उसको किसी का निर्देश का पालन करने का आवश्यकता होता है। उसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो क्या झारखंड राज्य नीति निर्देशक तत्व में जो बात शामिल किया गया है कि आपको समानता रखना है, उस समानता की बात को अपने यहाँ नियम और कानून बनाते समय ध्यान में रखा है कि नहीं रखा है, यह जानना है। यह जानना है तो हमको पहले यह जानना होगा कि नीति निर्देशक तत्व होता क्या है। क्या यह मौलिक अधिकार के जैसा है? तो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ नीति निर्देशक तत्व पे ही आकर सिमट जाएगा। यानी ये वीडियो जो स्टार्टिंग में अभी देख रहे हो, तो समझ जाना कि यह सिर्फ नीति निर्देशक तत्व से ही रिलेटेड है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये देखो, अंग्रेजी बहुत आसान है। मतलब इसका अंग्रेजी कह रहा है कि एक स्टेट वाला जब अपना पॉलिसी बनाएगा ना, तो पॉलिसी बनाने के समय में उसको ना एक डायरेक्शन देगा ऊपर का कि भैया तुम मेरा निर्देश मानो, पॉलिसी में ना ऐसे चलो, वैसे चलो, दायां चलो, बायां पर चलो। तो जो डायरेक्शन देने वाला होगा वह कहलाएगा प्रिंसिपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यही होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक स्टेट को डायरेक्शन देता है कि तुमको दायां चलना है, बायां चलना है, गरीब के लिए भी कानून बनाना है, ये भी कानून बनाना है। और राज्य को सलाह दे देगा तुमको ऐसा करना चाहिए। अब राज्य का मर्जी है कि वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल में उल्लेख किया गया बात को अपने कानून में रखे या ना रखे। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वजूद इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी राज्य जब अपने यहाँ नियम कानून लागू करे, बनाए, तो वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात को ध्यान में रखे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है क्या? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वह लोकतंत्र में समानता की बात करता है। जैसे मान लो झारखंड किसका है? आदिवासी का राज्य है। तो आदिवासी का राज्य है, तो यह अपने यहाँ अगर नियम बनाना चाहेगा तो बोल देगा ना कि झारखंड का 80% नौकरी किसको देंगे? हम लोग एसटी को देंगे, क्योंकि हमारा राज्य क्या है? आदिवासी का है। तो जो बाहरी के लोग हैं उनके साथ क्या होगा? असमानता होगा। तो असमानता वाला राज्य तो बना सकती है नियम। तो उसको कौन रोकेगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल रोकेगा। बोला अरे ये मेरे नैतिकता में नहीं है, तुम मेरे ही ना बच्चे हो। हम तुमको क्या सिखा रहे हैं कि बराबरी का व्यवहार करो, भेदभाव किसी के यहाँ नहीं करो। जैसे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, तो अगर वो वाला स्टेट पॉलिसी बनाएगा तो क्या बोल देगा? सारा नौकरी किसको देंगे? मुस्लिम को देंगे। हिंदू तो अल्पसंख्यक है। तो उसको नैतिकता का पाठ कौन पढ़ाएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ाएगा। तो यह केंद्र सरकार बना देती है किसके लिए? राज्य के लिए। और उसी को बोला गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व ट्रक में चलने वाला एक ड्राइवर होता है। जैसे ड्राइवर स्टीयरिंग को बायां घुमाएगा तो गाड़ी बायां घूमेगा, दाहिना घुमाएगा तो दाहिना घुमाएगा। तो वह नीति निर्देशक तत्व एक स्टीयरिंग है, जो कि हर एक राज्य का मुख्यमंत्री जो है अपना कानून बनाता है। तो दायां घुमाए कि बायां घुमाए, इसी का सलाह पे ही उसको चलना चाहिए। तो मोटा मोटी जो कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या होता है। क्या होता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व? जो भी, हाँ, के अनुसार ही होना चाहिए। तो हम लोग देहाती भाषा समझ गए, अब किताबी भाषा को थोड़ा देखते हैं। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है? एक सिद्धांत है, एक दिशा निर्देश है। वह दिशा निर्देश और सिद्धांत कौन देता है? भारत का केंद्र और राज्य के बीच में क्या है? कानून और नीति।
जैसे झारखंड बोल देगा तुम दिल्ली वाले कोयला मेरा ले जाते हो, हम एक नियम बना देते हैं आज से मेरा कोयला दिल्ली नहीं जाएगा। तो ये तो भाई भाई लड़ जाएगा ना। तो इसीलिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व बनाया गया है कि केंद्र और राज्य में जब भी कानून बने और नीति बने तो दोनों नीति एक दूसरे का टकराव न करे, दोनों नीति एक दूसरे का सहायता करे ताकि देश का क्या हो, विकास हो और जनता का भी सहायता करे। ये नहीं कि हम मुस्लिम वाला राज है तो मुसलमान का बना दिए, हिंदू वाला राज है तो हिंदू का बना दिए, क्रिश्चियन का राज है तो क्रिश्चियन वाला बना, ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ से एक लाइन है जो कि तुमको आज से पहले नहीं समझ में आया होगा कि यह जो है वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, है ना। तो प्रवर्तनीय का मतलब जैसे मानो प्रियंका बोल रही है कि न्यायालय इसको बदल नहीं सकता है। और किसी का विचार है क्या इसके बारे में? अच्छा, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, कुछ और अंदाजा लगाओ अंजलि। नहीं जान पाया, अच्छा ठीक है। तो लिखा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन यह देश के शासन के लिए मूलभूत माने जाते हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित, रिकॉर्डिंग कर रहे कि नहीं? हम्म। राजनीतिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग परसेप्शन बन रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कुछ का कहना है कि इसका संदर्भ है कि न्यायालय इसको बदल नहीं सकता है। मोटा मोटी अंदाजा भी यही लग रहा है। तो चलो इसके ऊपर से पर्दा को हम लोग उठा देते हैं, उठा दिया जाए। आप समझते हैं कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय क्यों नहीं है? तो परिवर्तनीय क्या होता है? जस्ट ये जस्टिसिएबल होना चाहिए था, जुडिशिएबल है ना। जस्टिस जो है, जस्टिस में जस्टिसिएबल लिखा है, चलो ठीक है। तो जस्टिसिएबल क्यों नहीं है? अब सोचो, प्रवर्तनीय का मतलब होता है जस्टिसिएबल। अब जस्टिसिएबल क्या है? जस्टिसिएबल का मतलब यहाँ आगे चलो धीरे धीरे हमारा क्लियर होता जा रहा है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, अर्थात यदि सरकार इन तत्वों को लागू नहीं करती है, जो सलाह दिया था केंद्र उसको झारखंड राज्य माना नहीं है और उसको अपने कानून में लागू नहीं किया है, तो नागरिक जो हम और तुम चाहेंगे ना कि अदालत में चले जाएं और अदालत में केस कर दें कि हुजूर हम झारखंड सरकार पे केस करते हैं, आप आदेश दीजिए कि ये उसको क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए। तो न्यायालय बोलेगा बाबू हम इस पे, मेरा जुडिशरी अधिकार नहीं है, हम इसका यहाँ पर समीक्षा नहीं कर सकते हैं, हम इसको फैसला भी नहीं कर सकते हैं। अब समझ में आया बदला नहीं जा सकता का मतलब क्या है और यहाँ क्या है? प्रवर्तनी का मतलब, हाँ प्रवर्तनी का मतलब है कि तुम न्यायालय में जाकर के जबरदस्ती जो है मांग नहीं सकती है कि राज्य नहीं दे रहा तो हमको दो, हम कोर्ट जा रहे हैं। वह कौन है? नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब ये नहीं कि राज्य सरकार तुमको फांसी देगा तुम बच नहीं सकती है। फांसी के बाद नीति निर्देशक तत्व में नहीं क्या शामिल है? नीति निर्देशक तत्व में जो बात लिखा गया है वह बात किसी भी राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगर उस बात को राज्य मर्जी है माना तो ठीक, नहीं माना तो भी ठीक, हम उस बात को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, बाकी बात को लेकर कोर्ट में जाएंगे। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में जो बात लिखा गया है उस बात को लेकर के हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अब समझ में आया, यही इसी को कहते हैं प्रवर्तनीय। बाकी सारा अनुच्छेद आर्टिकल जितना लिखा है ना वो सब प्रवर्तनीय है। सरकार उल्लंघन करेगी तो हम क्या करेंगे? न्यायालय में केस कर देंगे। हमको रोजगार नहीं दे रहा है, मौलिक अधिकार है, केस कर देते हैं ना। जेटेट एग्जाम क्यों नहीं आ रहा, कर देते हैं ना। क्योंकि वो सब क्या है? प्रवर्तनीय है, वो जुडिशेबल है। लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व वाला जितना सारा बात है वह जुडिशेबल नहीं है। अब ये जो है कितना बड़ा बात है जिसको कि सभी लोग लगभग नजरअंदाज करने के मूड में थे जब डिफिनेशन आया था। तो हम खाली एक लाइन पढ़ देते यहाँ क्या, कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अब बोलते क्लियर हो गया जी, बोलती हाँ, फिर अगला पेज में चले जाते हैं। तो कितना बड़ा चीज से हम लोग क्या होते, छूट जाते। हाँ, ये असल में पीएससी वाला में है।
तो जेटेट में छुपा हुआ सिलेबस दे दिया है। छुपा हुआ सिलेबस का मतलब लिखा नहीं नीति निर्देशक तत्व, लेकिन समानता वाला लिख दिया ना। तो इसीलिए हमको राज्य वाला भी तो जानना होगा। तो यहाँ का, और वो पुराना वाला जेटेट में था। पुराना का जो जेटेट पढ़ रहे थे ना, तो उसमें नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ाए थे। उसमें हम पढ़ाए थे। अच्छा, ये तो समझ में आ गया है। अब देखो, संवैधानिक अधिकार। संविधान, अब ईसा अनुच्छेद लिख लेना बाद में, अभी तो देखते जाओ, अभी रुक जाओ, अभी देखो यहाँ है ना। संविधान का अनुच्छेद 37, आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है? कहा गया कि इस भाग में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। यानी इस भाग का मतलब क्या? इस भाग का मतलब किसके बारे में है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। और उसका व्याख्या कौन कर रहा है? अनुच्छेद 37 कर रहा है। अनुच्छेद 37 ही इसको सख्ती से छीन रहा है। नीति निर्देशक तो पहले बना लिया, नैतिकता का पाठ पढ़ा दिया, बोल दिया कि झारखंड जब भी तुम जाओगे ना तो टमाटर बेच देना, गरीब को खिला देना, वहां ये कर देना। वो खाली सलाह दे रहा है। और लास्ट में सशक्ति छीन लिया, बोला कि ड्राइवर तेरा मर्जी है, मूड नहीं होगा ना तो टमाटर मत बांटना, सीधा गाड़ी आगे भगा लेना। यानी वह बाध्यकारी नहीं रहा। कौन ऐसा अनुच्छेद दे दिया पावर उसको? 37 दे दिया पावर। तो 37 दे दिया पावर कि जो भी प्रावधान है वह किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। लेकिन इन तत्वों में जो सिद्धांत जो है, जैसे कि देश में शासन करने का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, जनता का भलाई का सिद्धांत, वो सारा चीज को राज्य का यह क्या कर्तव्य है कि वह जब अपने नियम कानून बनाए, सिद्धांत बनाने बनाए, तो उसको नियम में क्या करे? लागू करे। लेकिन यह प्रवर्तनीय नहीं होगा। अगर तुम लागू नहीं कर रहे हो तो आम आदमी, पब्लिक कोर्ट में जाकर डिमांड इसका नहीं कर सकता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो यही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीप एयर। इसका एक मिनट, कहाँ चला गया ये? कोई नोट किया है क्या? हाँ, स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी। तो डीपीएसपी का नैतिक और नीतिगत महत्व है, पर यह कानूनी बाध्यता नहीं है। लेकिन जब मौलिक अधिकार की बात करेंगे, तो मौलिक अधिकार कानूनी बाध्यता है। अगर सरकार मौलिक अधिकार छीन रही है, तो हम सीधा लोअर कोर्ट में जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? बताना जरा। सुप्रीम कोर्ट में, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो खाली नैतिकता की बात करता है, नीति की बात करता है, वह बाध्यता नहीं है। यही बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब राज्य सरकार अगर चाहेगी तो यह अपना कानून में थोड़ा सा हेर फेर कर सकती है। और हमको जो समानता चाहिए था, वह समानता से हम अनजाने में क्या होंगे, मरहूम किए जा सकते हैं। आगे पढ़ो डिटेल में। यह न्यायालय, अच्छा ऐसा नियम क्यों बना दिया कि यह नॉन जस्टिसएबल होगा, इसके ऊपर जस्टिस नहीं हो सकता है? कुछ तो कारण होगा। तो देखो, ये वाला हम बार बार भूल रहे हैं मनीषा, क्या है? यह डीपीएसपी का फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना। कोई भी राज्य जब बना रहा है, तो वह आर्थिक समानता, रोजगार, शिक्षा, पर्यावरण आदि उसका उद्देश्य है ना। तो उद्देश्य है तो सोचो, मान लो कि हम सबको बोलेंगे, राज्य को, राज्य बोलता है ना चलो जी तुम लोग 30-30 रुपए जमा करो। तो क्यों जमा करेंगे? तो हम बोलेंगे नेहरू चौक से लेकर स्टेशन तक का एक तो पुल बनाना है। तो हम बोलेंगे छोड़ो ना, हमको पुल का क्या जरूरत है, मेरे पास तो घोड़ा है, हम खेत वेत भी होकर चले जाएंगे। लेकिन मेरे पास ना घोड़ा है, सभी के पास घोड़ा है क्या? नहीं ना है। और जनता तो बराबर है सबके लिए। तो सरकार अगर यदि नीति निर्देशक तत्व में टैक्स ले रही है, जरूरत से ज्यादा ले रही है, और कोई आदमी कोर्ट में केस कर देगा कि नहीं दिल्ली वाला उतना टैक्स नहीं ले रहा है, ये वाला राज्य तो उतना ज्यादा टैक्स ले रहा है, कोर्ट अगर हस्तक्षेप कर दिया, और राज्य अगर गरीब है, तो उसको तो टैक्स नहीं मिलेगा। टैक्स नहीं मिलेगा तो पुल बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। और झारखंड के लिए कोई दिल्ली वाला पुल आकर बना के देगा? नहीं बना के देगा। यही वजह है कि एक देश और एक कानून का नाम जानती हो, इसके बावजूद भी एक मूल्य और एक दाम नहीं होता है। पेट्रोल जब खरीदोगी, दिल्ली में उसका रेट कुछ और रहेगा, दिल्ली मुंबई में कुछ और झारखंड में कुछ और। अनुभव है ना, मालूम। यही चीज है। यही क्या है? नीति निर्देशक तत्व वाला है। इसीलिए सामाजिक आर्थिक प्रकृति को देखते हुए, भैया हम तेरे से अभी ना पैसा ले रहे 30 रुपया, और तुम तुरंत 30 रुपया मगवा कर कोर्ट में चले जाओगे, लेकिन हमको भविष्य तो देखो, तेरे लिए पुल बना रहे हैं।
कोर्ट हस्तक्षेप करेगी तो भविष्य का पुल बनेगा नहीं बनेगा। तो पहला कारण हो गया सामाजिक और आर्थिक प्रकृति। दूसरा क्या है, वित्तीय सीमा। वित्तीय सीमा का मतलब है कि कोई राज्य गरीब होता है और कोई राज्य अमीर होता है। किसी राज्य के पास में बहुत सारा कोयला है, लोहा, झारखंड संपन्न है, बिहार संपन्न है क्या? नहीं है। तो हर एक राज्य अपना संसाधन को देखते हुए अपना ना नियम बनाएगा कि कितना टैक्स ज्यादा लगाए, कितना टैक्स कम लगाए। बिहार में जाओ, वहाँ बालू पे बहुत भारी टैक्स है। जैसे यहाँ लोहा और कोयला बेच के अमीर बनता है ना, वहाँ बिहार में खाली बालू बेच के अमीर बन जाता है, क्योंकि वहाँ नदी भी भरमार है। तो उतना टैक्स यहाँ झारखंड में है नहीं, बालू के वाला मामले में। तुम झारखंड में जाओ तो बिजली तुमको सस्ता मिलेगा। दिल्ली में जाओ तो यहाँ का 3 गुना महंगा तुमको बिजली मिलेगा। तो अलग अलग राज्य अपना जैसा सुविधा देख रहा है वैसा नियम बना दे रहा है। तो वित्तीय सीमा समझ में आ गया। तीसरा है राजनीतिक इच्छा और शक्ति पर निर्भरता। तो राजनीतिक इच्छा का मतलब है कि देखो, नीति निर्माण वही करता है जो राजनीति में रहता है, और नीति निर्माण करने के लिए हमको भविष्य में सोचना है कि हमको एकदम आर्मी सुपर टैंक चाहिए, पूरा हवाई जहाज चाहिए। तो हम भविष्य का सोचेंगे तब ना वैसा नियम बनाएंगे। कोई नेता जाति वाला राजनीति कर रहा है तो बोले छोड़ो, यादव है जी, खाली यादव को चमकाना है, टैंक वैंक नहीं लेना, मिसाल विसाल नहीं लेना है। तो राजनीतिक इच्छा अलग अलग होती है दलों की, और अलग धुआं रहा है, और अलग अलग की क्या होती है, शक्ति भी होती है। न्यायालय अगर नियम बनाने समय में हस्तक्षेप कर देगा तो जिस दल की सरकार है, मान लो कोई यादव का सरकार है, उसको यादव वाला पॉलिसी चाहिए। कोर्ट हस्तक्षेप कर दिया, सरकार है यादव का, मानेगा फिर उसके बाद? अभी हमारे यहाँ झारखंड में आदिवासी का सरकार है, और कोई जनरल वाला जाकर के अभी क्या महतो जाकर के वो कर रहा है कि हमको भी एसटी का दर्जा दो, मान लेगा ये? नहीं ना मानेगा। मानेगा क्या? नहीं और इसमें अगर कोर्ट अड़ंगा डालेगा तो क्या हो गया, हाँ बगावत हो जाएगा, एसटी वाला बगावत करेगा। तो ये सब चीज में नीति निर्देशक तत्व में इसीलिए कोर्ट को अधिकार नहीं दिया कि आप इसमें प्रवर्तनी नहीं करेंगे, यानी आप इसका जस्टिसिएबल नहीं करेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी डर है कि कहीं राज्य सरकार हमको फांसी पे न लटका दे, कहीं सारा नौकरी एसटी को ना दे दे। बोकारो वाला बोल देगा भागो जी बोकारो, चाईबासा खाली हमारा है, संथाली को संथाल में भगा देगा। ऐसा तो डर होगा। तो डर होगा तो हमारा ये डर किस में चला जाएगा, मौलिक अधिकार में, कि क्या सरकार छानन कर लेगी क्या? तो बोलता है, ना 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 ना, मौलिक अधिकार के ये सब मत समझो, मौलिक अधिकार अलग है, तुम कोर्ट में जा सकती है। नीति निर्देशक तत्व की आड़ में अगर सरकार चुपके चुपके तेरा मौलिक अधिकार छीन रहा है, तुम फटाक से कोर्ट में जाओ। लेकिन जब तक वह खाली नीति निर्देशक तत्व की बात का हनन कर रहा है तब तक तुम कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो यानी फंडामेंटल राइट्स किसके ऊपर केंद्रित है, व्यक्ति केंद्रित है। यह जस्टिसिएबल है, यानी इस पे तुमको जस्टिस मिलेगा। जस्टिसिएबल का मतलब तुमको जस्टिस मिलेगा। और प्रवर्तनी का मतलब, प्रवर्तनी नहीं का मतलब, या जस्टिसिएबल नहीं है यानी तुमको इस पर जस्टिस नहीं मिलेगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत बनाया गया नियम में अगर तेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है तो तुम कोर्ट में जाने के बावजूद भी कोर्ट तुमको जस्टिस नहीं देगा। क्या देगा? नहीं देगा। तार बचा के चलना है ना। और ये मौलिक अधिकार में अगर वो छीन रहा है तो तुम कोर्ट जाओगे तो वहां तुमको क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। व्यवहारिक लचीलापन देखो। व्यवहारिक लचीलापन का मतलब है कि केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी का सरकार आता है। बीजेपी का अगर कांग्रेस से नहीं बन रहा है तो बीजेपी केंद्र में बोल देगा कि देखो जी, कांग्रेस वाला जहां जहां सरकार है उसको ऐसा नियम बनाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस वाला वैसा नियम नहीं बनाएगा। जब जब क्या विरोधाभासी सरकार बनती है। तो खैर राज्य का बदलता है सामाजिक और आर्थिक संदर्भ। तो राज्य को आजादी दे दिया कि ठीक है भैया, तेरा जो मर्जी वैसा तुम नीति क्या कर सकती, चुन सकती है। इसलिए ममता बनर्जी की सरकार बहुत सारा नियम ऐसा बनाई है जो मोदी के नियम को, बात को नहीं मानी। इतना सारा चीज क्या, वाई आर दे नॉन जस्टिसिएबल, यानी किस कारण से इसको जस्टिसेबल नहीं किया गया। अच्छे से करा दिया ये वाला, एनसीईआरटी में नहीं दिया है ये वाला, है ना। एनसीईआरटी में खाली नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, लेकिन वहाँ रीजन नहीं बताया है कि यह जस्टिसेबल क्यों नहीं है। और है कि वहाँ खाली यही लाइन लिखा है, यह प्रवर्तनीय नहीं है, बाकी तुम समझते जाओ। 20 मिनट इसी में चला गया, और मात्र हम लोग अभी 4 ही पेज में है। हर बार हम सोचते हैं संक्षिप्त करें, लेकिन बोलने में वक्त ज्यादा लग, मतलब समझाने और बोलने में निकल जाता है 30 पन्ना, जबकि शॉर्ट नोट्स था ये, 30 में 5 ही में 20 मिनट हो गया।
अब जुडिशियल व्यू क्या, न्यायालय इसको कैसा देखता है? तो देखो, हालांकि यह परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि अदालत में तुम जाओगे तो अदालत तुमको जस्टिस तो नहीं देगा, लेकिन अदालत क्या करता है, चुपके चुपके ना नजर रखता है सरकार पे कि कहीं यह नियम की आड़ में जनता का गला तो नहीं घोट रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं खराब नियम बना दिया कि संविधान की आत्मा ही मर जाए। ये बहुत अच्छा चीज, ये वाला आया था मामला, ये कहा भी जाता है। जैसे कि मान लो नीति निर्देशक तत्व की आड़ में सरकार को आजादी है, गप मत करो, नीति निर्देशक तत्व की आड़ में सरकार को आजादी है अपना नियम बनाने का। तो आंध्र प्रदेश भी बनाया और बिहार भी बनाया, जानते हो क्या, अपने 75% आरक्षण दे दिया। कितना प्रतिशत? 75%। और मुसलमानों को दे दिया 5%। किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। और वह हवाला किसका दिया कि यह नीति निर्देशक तत्व है तो इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम नीति निर्देशक तत्व के तहत मेरा मर्जी, हम माने चाहे नहीं माने। उसके बाद एक आदमी कोर्ट में गया, बोला कि यह संविधान की आत्मा का हनन है। अम्बेडकर जी बोले थे कि 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट में बहस चला, तो कोर्ट में बहस चला तो कोर्ट क्या किया, रद्द कर दिया, जबकि वह विधानसभा से पारित हो गया, राज्यपाल हस्ताक्षर भी कर दिया। बोला आप जो है सो नीति निर्देशक तत्व की आड़ में कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो संविधान की आत्मा को ही मार दे। आत्मा कहता है कि आप 75% कैसे दे सकते हैं, मैक्सिमम आरक्षण 50% होना चाहिए। तो बिहार वाला को रद्द कर दिया, और केरला वाला को भी रद्द कर दिया, मुसलमान को दिया था 5%, और ये लोग क्या किया था, खाली वोट लेने के लिए दे दिया था। इसको मालूम था कि वहां पर रद्द हो जाएगा। तो हम लोगों के मन में अगर डर है कि निधि निर्देशक तत्व की आड़ में सरकार अगर मनमाना कानून बनाती है, हम कोर्ट जाएंगे तो हमको वो जस्टिस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कौन रखा है, न्यायालय जिंदा है। वह इसका समय समय पर चेक करता है, अगर लगता है कि यहाँ संविधान की आत्मा का हत्या हो रहा है तो वह उस कानून को ही क्या कर देता है, असंवैधानिक घोषित करेगा, निरस्त नहीं करेगा, समझना। निरस्त उसको कहते हैं जो कानून पास हुआ, लागू हुआ और हम उसको अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उस कानून का अस्वीकार कर रहे हैं, वो होता है निरस्त होना। असंवैधानिक का मतलब तुम खाली कानून बोले हो, है ये तो पुलिंदा है, बकवास, ये कानून है ये नहीं है, इसको असंवैधानिक घोषित कर रहे हैं। अरे रहेगा तब ना निरस्त करेंगे। यह तो संविधान के खिलाफ, यानी खाली कबाड़ है, यह कानून नहीं है, उसको असंवैधानिक घोषित कर देता है वह। तो ऐसा कब कब हुआ था? देखो ऐसा हुआ था तुम्हारा 1951 में, स्टेट ऑफ मद्रास। और ये तुम्हारा क्या है, चंपकम, ये क्या है ये, दोरा दोराई राजन, ठीक है। तो मद्रास और दोराई राजन के बीच 1951 में मामला हुआ था। तो सर्वोच्च न्यायालय इसी तरह से कहा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अदालत में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को हम लोग प्राथमिकता तो देंगे ना। नीति निर्देशक के तत्व की आड़ में आप मौलिक अधिकार तो नहीं ना छीन सकते हो। दूसरा मामला आया था 1973 में, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला वाला मामला आया था, बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये भी क्या किया था, केरला स्टेट नीति निर्देशक तत्व की आड़ में ऐसा नियम बना दिया जो कि संविधान के मूल आत्मा का हनन कर रहा है। तो कोर्ट ने क्या क्या बोला कि भैया कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी है वो फंडामेंटल राइट्स का क्या पूरक है, उसका विरोधी नहीं है, आप इसको जबरदस्ती कैसे लागू कर सकते हैं, आप नियम बना दिए और ये तो उसका गला घोट रहा है। तो उसको क्या किया, रद्द कर दिया जाए, मन असंवैधानिक घोषित कर दिया। और ये बहुत फेमस है, केशवानंद भारती। तीसरा है तुम्हारा ये मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार वाला मामला चला गया 1980 में। तो भारत सरकार वाला 1980 में देखना, याद करना, ये सब ना कांग्रेस के जमाने का सरकार था, और उस समय इंदिरा गांधी थी। ये बहुत तानाशाह हो गई थी, ये सोची कि मेरा मर्जी, हम जो चाहेंगे वो नियम बना देंगे अपने विरोधी को दबाने के लिए, वह ऐसा नियम बना दी। वैसा नियम बना दी तो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया नियम को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दिया, बोला ना ना, आप नियम बनाने का शक्ति आपको है, इसका मतलब आप मनमाना नियम नहीं बना सकते हैं, हम उसका समीक्षा करेंगे। उसके बाद में ये 1980 में कोर्ट क्या कहा, फिर से बोला कि यह मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व की आड़ में आप मौलिक अधिकार को तोड़ नहीं सकते हैं, आपको संतुलन बनाना ही होगा। और फिर आंध्र प्रदेश वाला केस आया 1993 में। तो आंध्र प्रदेश वाला में जब आया ना 93 में, तो आर्टिकल 21 के तहत क्या कर दिया हुआ, मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर दिया, यानी कि शिक्षा को क्या कर दिया, मौलिक अधिकार में डाल दिया। ठीक है, यानी कि डायरेक्टिव
प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्व को कोई सरकार अगर सीधा सीधा अपने कानून में नहीं रख रहा है ना, तो जो न्यायालय है वह क्या करेगी, संविधान की आत्मा कह करके उस कानून में जबरदस्ती नीति निर्देशक तत्व की बात को क्या करेगी, शामिल करा देगी। जैसे इतना सारा जो उदाहरण है ना, इसमें नीति निर्देशक तत्व की बात को नहीं माना है, तो उसको जबरदस्ती ठूस करके बात मनवाया कौन, सरकार। अब कब कब ठूसा है, तो उसमें सबसे फेमस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब ये सब जब यूपीएससी वाला, या अगर तुमको मन होगा तो बाद में डिटेल में करा देंगे, है ना। है जो पीएससी का तैयारी में रिटन लिखना पड़ता है सब्जेक्टिव, तो वहां तो डिटेल चाहिए ही है। ये तो तुमको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो नीति निदेशक था तो समझ में आया कि नहीं आया, आया है। कुछ उदाहरण देखो, जैसे फ्री लीगल एड देता है ना भाई, तो फ्री लीगल एड है, तो यह सब अनुच्छेद क्या, आर्टिकल 39 का ए है। तो न्यायिक प्रवर्तन मतलब जस्टिसिएबल, तो अदालत ने इसे सभी के लिए अधिकार के रूप में क्या किया, स्वीकार कर दिया कि नहीं नहीं ठीक है, आप ऐसा नियम बनाए हैं, चाहिए आपको हम देते हैं अधिकार, जाइए आप बनाइए, सबको को फायदा हो रहा है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 45 में है, आर्टिकल 21 में है। तो इसका जस्टिसिएबल में क्या क्या 86वां संविधान संशोधन कर दिया, और 2002 में सुप्रीम कोर्ट क्या बोल दिया, सब मौलिक अधिकार बोल दिया कि आप ऐसा कर नहीं सकते हैं, किसी को शिक्षा से महरूम नहीं कर सकते हैं। समान वेतन, तुम जाना केंद्र सरकार का हाई सैलरी, उसका स्टेट का कम सैलरी होता है। आर्टिकल 39 का डी में अदालत क्या किया, इसको न्यायिक सिद्धांत के रूप में मान्यता दे दिया कि आप काम ले रहे हैं बराबर क्लर्क किरानी का, तो अगर दिल्ली वाला 50,000 दे रहा है तो आपको भी उसी आसपास रखना होगा, ऐसा नहीं कि आप 5,000 में काम कराइए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, आर्टिकल 48 ए आ गया, अदालत इसको क्या माना, आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार है। अब तुम पेड़ काट दोगे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हम ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे। तो निष्कर्ष में क्या समझ में आया कि ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, अगर सरकार उसको लागू नहीं करती है, तो न्यायालय उसको क्या करता है, संविधान की आत्मा का दुहाई दे करके लागू करवा देगा, अगर सरकार ज्यादा वो करेगी, 3-5 करती है तो। कोई डाउट है यहाँ पे। ठीक है सर, अच्छा इसका फिलोसफी क्या है भैया, तो बी आर अम्बेडकर क्या बोलते थे, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर गवर्नमेंट, बोलते थे कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा औजार है जो भविष्य की सरकार का गठन करने में औजार का काम करता है। ठीक है, इसको छोड़ो केटी साहब को। अब इसका अंतर देख लेते हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। सबसे पहले मौलिक अधिकार किसमें, भाग 3 में, और नीति निर्देशक तत्व क्या है, भाग 4 में। अच्छा, मौलिक अधिकार क्या है? प्रवर्तनीय है, न्यायालय इसको लागू कर देगा। लेकिन नीति निर्देशकता तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तन ही नहीं है, न्यायालय इसको लागू नहीं करेगा। प्रकृति में देखो, मौलिक अधिकार क्या है, नकारात्मक है, स्टेट शैल नॉट, माने राज्य इसको छीन नहीं सकती है, छीन नहीं सकती है मौलिक अधिकार को। और नीति निर्देशकता तो सकारात्मक है, राज्य छीन सकती है, तेरा ये वाला अधिकार छीन करके तुमको नहीं भी देगी, कौन, नीति निर्देशक तत्व। जैसे नीति निर्देशक तत्व में अगर बोला गया कि दाम को सामान रखना है, दिल्ली में 50 रुपए पेट्रोल है तो झारखंड में 50 रखो, इसको सरकार छीन लिया, बोले ना ना हम तो 80 रुपए पेट्रोल बेचेंगे, तो बिकता है पेट्रोल 80 रुपये। अच्छा, उद्देश्य देखो, मौलिक अधिकार बनाया गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, लेकिन नीति निर्देशक तत्व बनाया गया है सामूहिक के लिए, सामाजिक आर्थिक। तेरे से पैसा लेंगे तब ना हम पुल बनाएंगे, अजंता से पैसा लेके पुल बनाने के नाम पे पैसा लेता है, डकार जाता है, खुद पे भ्रष्टाचार हो जाता है। स्रोत देखो, मौलिक अधिकार कहाँ से आया, तो यूएसए से आया है, बिल ऑफ राइट्स। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ ऐसा है, आयरलैंड का संविधान से आया है। अगर ये मान लो मौलिक अधिकार का सरकार हनन करती है, तो रिट पिटीशन हम लोग डाल सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, कहाँ पे, आर्टिकल 32, 226। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्व का सरकार उल्लंघन करती है, तो हमको कोई प्रत्यक्ष उपाय नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट खुद उसका विवेचना करेगा और बोलेगा कि आप संविधान की आत्मा का हनन कर रहे हैं, और हम बाद में वह क्या करेगा, असंवैधानिक घोषित कर देगा। कुछ कुछ फायदा हो रहा है ये वाला क्लास में, नीति निषेध तत्व समझ में आ रहा है। अब निष्कर्ष देखो, यद्यपि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी यह शासन के लिए नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा सूचक है। तो इसी कारण भारत में राजनीतिक लोकतंत्र तो आया ही, साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी आया। और यही हमारा टॉपिक भी है, समानता का अधिकार है ना ये वाला, तो समानता वाला अधिकार भी कर रहे हैं।
चलें ले ली। आप देखो यहाँ, ये वाला है तो इसमें टाइम खुद से लगा लेना, ताकि हमको अभी एमसीक्यू भी कराना है। स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से, वीडियो से मिल जाएगा तुमको। इसमें दोनों चीज सब डाल दिए हैं, है ना। जैसे कि ये तुम्हारा मौलिक अधिकार का पार्ट 3 में, और ये नीति निर्देशक था तो पार्ट 4 में। इसका नेचर क्या है, निगेटिव, यानी कि स्टेट शैल नॉट, यानी यह तुमसे छीन नहीं सकता है। और ये क्या है, सब्जेक्ट तुमसे छीन सकता है। अच्छा, और भी है, ये सारा सारा वही चीज है जो बोले हैं, वो शॉर्ट वाला है। चलो भैया, आप तुम लोग कसरत करो। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? वाह वाह, बहुत अच्छा। पहले ही जवाब में छक्का। दूसरा वाला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सही बात है, इसको कानूनी अधिकार कर दिया है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। संपत्ति का अधिकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, बताओ तो। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। बी नंबर, जा लाइन कट गया। अपरिवर्तनीय है। तो कितना क्वेश्चन है, आ जाओ थोड़ा देर के लिए, आ जाओ इधर। कि बैठे रहेगी, हम यहाँ से बोलते जाएं। तो आ तो जल्दी आ, तो रिकॉर्डिंग में तार बचा के आना तुम लोग, है ना। लाइन कट गया। बहुत लोगों को आज ही अच्छे से समझ में आया होगा नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, हुआ, हो गया। अब अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ ना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। ठीक है, हमारा ये भी सही जवाब हो गया। 5वां नंबर आओ, मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है? अभी तो दिखाए थे तुम लोग को। कंफ्यूज मत करो, अच्छे से सोचो। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों का दिखाए, हाँ अलग अलग है ना। हाँ तो मौलिक अधिकार, हाँ तो वही ना, तो ये लोग कंफ्यूज क्यों कर रही है। मौलिक अधिकार किससे लिया, अमेरिका से। और नीति निर्देशक था तो आयरलैंड से लिया है। 6ठा नंबर देखो, कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों को अपरिवर्तनीय घोषित करता है, पढ़ाए हैं। अनुच्छेद 37, देखो पढ़ने से धड़ाधड़ बन जा रहा है ना सवाल। 7वां, मौलिक अधिकार सामान्यतः क्या होता है, बताना। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अभी हम दिखाए थे, सुनो मेरे एक हिंट दे रहे हैं। मौलिक अधिकार छीन नहीं सकती, तो नहीं के लिए क्या होता है, नो। तो यह नकारात्मक है ना। अभी तो बोले थे ना, छीन नहीं सकती यानी नकारात्मक है। ये सब किसी से नहीं बनेगा जो ये वाला क्लास अटेंड नहीं किया है। यह राज्य पर नकारात्मक प्रतिबंध लगाते हैं, जैसे कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, इसलिए मौलिक अधिकार क्या होगा, नकारात्मक। और जो नहीं पढ़ा है उसको हर कोई क्या बोल देगा, सकारात्मक। दिशा सोचा। क्वेश्चन में ठीक है, तब जबरदस्त है क्वेश्चन। अच्छा, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह मुख्यतः क्या होता है, बताना। तुम लोग का ध्यान कहाँ रहता है, सुनो। हम हिंट दे रहे हैं। नीति निर्देशक तत्व के बारे में बोल रहा है कि यह छीन सकता है, बोला है ना। और मौलिक अधिकार छीन नहीं सकता है। और नीति निर्देशक तत्व छीन सकता है, यानी कि सकना यानी पॉजिटिव ना हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव ना आ रहा है। ए आ दिया ना, सकारात्मक आ गया ना। देखो लिखा है, नीति निर्देशक तत्व राज्य को जनता का कल्याण है तो सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसको छीन सकता है, छीन सक रहा है, यानी वो पॉजिटिव हो गया, और मौलिक अधिकार है उसके लिए निगेटिव हो गया। हम्म। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो एफआर का मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट। और डीपीएसपी का आंसर दिख ही गया इसमें, सी है।
अरे देखो, सी नंबर का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वो होता है कि फंडामेंटल राइट्स ज्यादा बड़ा है नीति निर्देशक तत्व से। ये वाला बोला कि नीति निर्देशक तत्व ज्यादा बड़ा है फंडामेंटल राइट से, और ये बोल रहा है नहीं, फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक तत्व दोनों बराबर है। तो असल में दोनों बराबर है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व की आड़ में अगर फंडामेंटल राइट छीनेगा तो सरकार कोर्ट क्या करेगा, हस्तक्षेप कर देगा। तो दोनों क्या है, बराबर है। दोनों संविधान की क्या आत्मा है। मौलिक अधिकार भी तेरा आत्मा है, और नीति निर्देशक तत्व भी सरकार के लिए क्या है, आत्मा है। मिनरवा मिल्स 1980 के मामले में न्यायालय ने कहा था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे क्या है, पूरक है। 10वां क्वेश्चन। अरे ऐसा आ गया, चल ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। आर्टिकल 45 से। अनुच्छेद 45 से प्रेरित होकर 86वां संशोधन किया 2002 में, और शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, बताओ। अरे आंसर दिख जा रहा है, चल देख बताओ। 39 में राज्य को समान कार्य हेतु समान वेतन सुनिश्चित करने का क्या देता है, निर्देश देता है। संविधान का कौन सा भाग भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने का उद्देश्य रखता है, ये सब। आंसर बी, फोर। फोर में ही हमारा नीति निर्देशक तत्व है, और पार्ट 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। लिखा है ना, 4 में नीति निर्देशक तत्व जो बोलता है कि कैसा काम बनाना है, कल्याणकारी राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स कौन कर देगा, न्यायालय क्या कर देगा, लागू कर देगा। और नीति निर्देशक तत्व वाला कानून को तो असंवैधानिक घोषित कर देगा अगर गड़बड़ बनाएगा तो। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा क्या है? परिवर्तन, प्रवर्तनीय यानी जस्टिसिएबल है, लेकिन डायरेक्टिव वैल्यू जस्टिसेबल नहीं है। अनुच्छेद 31C में किन नीति निर्देशक तत्व की उपबंधों को लागू करने वाले कानूनों की रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 31 का जो सी है, वह उन कानून की रक्षा करता है जो संसाधन के न्याय संगत वितरण से संबंधित है। आर्टिकल वाला क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार निम्न में से किस अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मौलिक अधिकार से क्या होगा, राजनीतिक लोकतंत्र है। ठीक है। मौलिक अधिकार इंश्योर करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जबकि नीति निर्देशक का तो निश्चित करता है क्या, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आंसर हमारा क्या है, ए आ रहा है मौलिक अधिकार का। 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। तो तुमको नीति निर्देशक का तो अच्छे से समझ में आ गया। अब यही वाला क्वेश्चन पेज अधूरा है, अगला दिन चलाएंगे हम लोग पेज नंबर 15 से। पेज नंबर 15 से ये वाला और भी बचा हुआ है हमारा, हमको ये वाला पढ़ाना था। नीति निर्देशक तत्व और भी बचा फिलहाल के लिए। ये जो पेज है ना, खाली अंतर बताए हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। बस इतना ही है। 10 मिनट और वेट करो तुम लोग, अब नया वाला शुरू करेंगे।